जंगल के उन पुराने और विशाल पेड़ों के बीच, जिनकी जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली थी, मोहन, पीयूष और आदित्य ने आग जला रखी थी। आग की नाचती हुई लपटें उनके चेहरों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी, जो कभी लंबी हो जाती तो कभी अचानक गायब। आदित्य ने इधर उधर देखा। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि सूखे पत्तों पर कोई चल रहा है। उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई उसे घूर रहा है। दो लाल आंखें जो झाड़ियों के पीछे से उसे ताक रही थी। उसने चिढ़कर और थोड़े डरे हुए स्वर में कहा, अरे ये पीयूष कहाँ गायब हो गया? आधा घंटा हो गया उसे गए हुए। मोहन, तुझे नहीं लगता कि वो फिर से हमें डराने की कोशिश कर रहा है? उसकी वो पुरानी घटिया आदत है ना, झाड़ियों में चिपकर डराने की। पिछली बार भी कॉलेज ट्रिप पर उसने ऐसा ही किया था। मोहन, उसने अपने डर को छिपाते हुए शांत रहने का नाटक किया और जवाब दिया, अरे नहीं यार, वो वन करने गया है, थोड़ा पेट खराब था उसका, अभी आता ही होगा। तू इतना डरता क्यों है? इस पूरे जंगल में हमारे अलावा और है ही कौन? थोड़ा रिलैक्स कर और इस सन्नाटे का मजा ले। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ऐसी शांति कहाँ मिलती है? सन्नाटा भाई, ये मौत जैसा सन्नाटा है। यहाँ की हवा में अजीब सी सड़न है। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मन कर रहा है अभी गाड़ी उठाऊं और निकल जाऊं। अभी उनकी बातें खत्म भी नहीं हुई थीं कि तभी जंगल की गहराई से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने दोनों के शरीर को सुन्न कर दिया। वो आवाज पीयूष की थी, लेकिन उसमें वो पुरानी मस्ती नहीं थी, बल्कि वो दर्द, बेबसी और चरम खौफ से भरी हुई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। चीख के साथ ही पक्षियों का एक झुंड फड़फड़ाते हुए आसमान की ओर उड़ गया। मोहन झटके से खड़ा हुआ। उसका माथा पसीने से भीग गया था, जबकि रात काफी ठंडी थी। उसने हिम्मत जुटाकर अंधेरे की तरफ चिल्लाया, देख पीयूष, ये मजाक अब हद से बाहर जा रहा है। ये चीखने चिल्लाने वाला ड्रामा बंद कर। हमें डरा मत, हम डरने वाले नहीं हैं। बाहर आ जा, वरना हम तुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए थे। उसका शरीर थर-थर कांप रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मोहन, वो मजाक नहीं था। वैसी आवाज कोई चाहकर भी नहीं निकाल सकता। वो चीख किसी तकलीफ में निकले गले की थी। पीयूष भाई, जल्दी आओ, प्लीज बाहर आ जाओ, अब घर भी जाना है। रास्ता वैसे ही खराब है और अब तो सच में डर लग रहा है। तभी घने अंधेरे के बीच से दोबारा एक टूटी फूटी और कराहती हुई आवाज आई, अबे बचाओ, मुझे बचाओ, भागो यहाँ से, वो आ गई, भागो। अब मोहन को भी यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत है। दोनों ने अपनी तेज रोशनी वाली टॉर्च उठाई और उस दिशा में पागलों की तरह भागे जिधर से आवाज आई थी। झाड़ियां उनके कपड़ों को चीर रही थी। नुकीले पत्थर उनके पैरों में लग रहे थे, लेकिन वे नहीं रुके। अचानक मोहन की टॉर्च की रोशनी एक अजीब से साए पर रुकी जो जमीन पर रेंग रहा था। उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। एक लंबी, बेहद दुबली और अजीब सी दिखने वाली औरत, जिसके बाल जमीन को छू रहे थे और पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, पीयूष को एक पैर से पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए घनी झाड़ियों की तरफ ले जा रही थी। पीयूष का शरीर बेदम लग रहा था। उसके नाखून जमीन पर गहरी लकीरें और निशान बना रहे थे, जैसे वो आखिरी पल तक खुद को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। आदित्य हकलाने लगा, मोहन, वो कौन है? वो औरत है या कोई बला? वो पीयूष को इतनी ताकत से कहाँ खींच कर ले जा रही है? उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे, वो हवा में तैर रही है। मोहन की सांसें फूल रही थी। उसने आदित्य का हाथ मजबूती से पकड़ा और बोला, आदित्य, सवाल पूछने का वक्त नहीं है, हमें उसका पीछा करना होगा। वो औरत नहीं हो सकती, कोई इंसान इतनी तेज नहीं भाग सकता। अगर हमने उसे अभी नहीं रोका तो वो पीयूष को मार डालेगी। हिम्मत रख, हमें अपने दोस्त को बचाना है। पीछा करते करते वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां की हवा अचानक बर्फीली, ठंडी और भारी हो गई थी। यहाँ के पेड़ पुराने, काले और मुड़े हुए थे, जैसे वे किसी प्राचीन श्राप के दर्द में हों। यहाँ का वातावरण ऐसा था मानो समय रुक गया। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक पुरानी, जर्जर और डरावनी इमारत उभर कर सामने आई। एक खंडहर महल जैसा घर, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काली काई जमी थी। घर के मुख्य द्वार पर पुरानी मालाएं लटकी थीं, जो अब सूख कर कंकाल जैसी लग रही थी। आदित्य, उसके फेफड़े जवाब दे रहे थे और दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थी।
उसने हांफते हुए बोला। इस वीरान जंगल में ये अकेला घर क्या कर रहा है? यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता। मोहन, मुझे अंदर जाने से बहुत डर लग रहा है। देखो इसके भारी दरवाजे कैसे बिना हवा के खुद ब खुद हिल रहे हैं, जैसे हमें अंदर बुला रहे हो। मोहन की आंखों में डर और अपने दोस्त को बचाने की जिद दोनों थी। उसने कहा, आदित्य, हमें अंदर जाना ही होगा। पीयूष की दबी हुई चीखें इसी के अंदर से आ रही हैं। अगर आज हम पीछे हट गए तो हम पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। तू बस मेरे पीछे रह। वे तपे पांव फर्श पर पड़ी सूखी लकड़ियों को बचाते हुए बेहद सावधानी से अंदर दाखिल हुए। अंदर की हवा में सड़ी हुई लाशों, पुरानी किताबों और गीले मलबे की दुर्गंध भरी थी। जैसे ही वे पहले बड़े हॉल में पहुंचे, उनकी टॉर्च की रोशनी छत पर गई। वहां का दृश्य देखकर आदित्य की गले से एक दबी हुई चीख निकल गई और वो पीछे की ओर गिरते गिरते बचा। छत के एक जंग लगे हुए हुक से एक आदमी उल्टा लटका हुआ था। वो धीरे धीरे पेंडुलम की तरह झूल रहा था और उसके कपड़े पीयूष जैसे ही थे। सबसे भयानक बात यह थी कि उसका धड़ तो था, पर सर गायब था। उसकी कटी हुई गर्दन से ताजा गाढ़ा खून टपककर नीचे फर्श पर एक बड़ा सा काला धब्बा बना रहा था। टप टप की आवाज उस सन्नाटे में हथौड़े की तरह लग रही थी। ये क्या है मोहन? क्या हम भी ऐसे ही? आदित्य आगे नहीं बोल पाया। उसकी आवाज रुन गई थी। तभी बगल के एक अंधेरे कमरे से, जिसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था, पीयूष की कराहने की बेहद कमजोर आवाज आई। भाई बचाओ, ये मुझे मार देगी। मेरा सर ले गई वो। वे बदहवास होकर डर को किनारे कर दूसरे कमरे की ओर दौड़े। वहां जो मंजर था वो किसी भी स्वस्थ इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी था। फर्श पर एक दूसरी औरत की बिना सर वाली लाश पड़ी थी, जो किसी मछली की तरह अजीब तरह से परपड़ा रही थी, और उस लाश के बगल में वही भयानक चुड़ैल बैठी थी, जिसके लंबे काले नाखूनों वाले हाथों में पीयूष का कटा हुआ सर था। पीयूष की आंखें अभी भी खुली थीं, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका कटा हुआ सर हिल रहा था और उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। वो बोला, भाइयों मुझे बचा लो, इसकी प्यास बुझने वाली नहीं है, ये मुझे खा जाएगी और फिर तुम्हारी बारी है। इससे पहले कि मोहन और आदित्य कुछ कर पाते या हिल पाते, उस औरत ने एक डरावनी राक्षसी गड़गड़ाहट के साथ पीयूष का सर हवा में उठाया और अपनी खाली मांसल गर्दन पर रख दिया। मांस के फटने, नसों के जुड़ने और हड्डियों के आपस में बैठने की चटक चटक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। देखते ही देखते पीयूष का मासूम चेहरा उस औरत की भयानक गर्दन पर फिट हो गया और वो एक विकृत डरावनी शक्ल में बदल गई। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं, वे कोयले की तरह काली और भीतर से धधकती हुई आग जैसी लग रही थी। वो एक ऐसी पाशविक हंसी जो इंसानी कानों के पर्दे फाड़ दे। उसने अपनी लंबी काली उंगलियां आदित्य की तरफ फैलाते हुए एक मासूम आवाज में कहा, तुम यहाँ अपनी मौत ढूंढने आए हो। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। इस घर की दीवारों को ताजा खून चाहिए। जो यहां आता है वो मेरा हिस्सा बन जाता है। अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगे। खौफ की इंतहा हो चुकी थी। खंडर की दीवारें जैसे कांपने लगी थी। भाग आदित्य, यहां रुकना मौत है, भाग। वे खंडर से बाहर निकले और जंगल की उन टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर अपनी जान बचाकर भागने लगे। झाड़ियां उनके चेहरे को छील रही थी, लेकिन उन्हें दर्द का एहसास नहीं था। उनका एकमात्र लक्ष्य था जंगल के किनारे खड़ी उनकी पुरानी गाड़ी। भागते भागते आदित्य जोर जोर से रो रहा था। उसकी हिचकियां बंद गई थी। मोहन, उसने पीयूष को खत्म कर दिया। वो मर गया मोहन, हमने उसे मरते देखा। अब हम यहां से कभी जीवित बाहर नहीं जा पाएंगे। वो साया हमारे पीछे है। मैं उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता हूं। मोहन ने दौड़ते हुए उसे ढांढस बंधाया, हालांकि उसका अपना गला सूख चुका था। चुप कर, हिम्मत मत हार। हमें बस अपनी गाड़ी तक पहुंचना है। एक बार हम हाईवे की रोशनी और सड़क पर पहुंच गए तो हम बच जाएंगे। हम सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे और सबको यहां ले आएंगे। लगभग 15 मिनट तक सरपट दौड़ने के बाद जब वे उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने अपनी कार पार्क की थी, तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां सिर्फ खाली जमीन और टायरों के हल्के निशान थे। गाड़ी गायब थी, जैसे उसे
जमीन निकल गई हो या वो हवा में विलीन हो गई हो। गाड़ी कहाँ गई? हम तो यहीं लॉक करके गए थे। चाबी मेरी जेब में है। मोहन, ये क्या जादू हो रहा है? हम फंस गए हैं। मोहन पागलों की तरह चारों तरफ टॉर्च मारने लगा, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ घना अंधेरा और पुराने पेड़ थे। इस जंगल में कुछ बहुत ही अजीब और रूहानी है। यहाँ भौतिक विज्ञान के नियम काम नहीं करते। वो औरत, वो कोई मामूली प्रेत नहीं है। वो एक प्राचीन चुड़ैल है। वो हमारे दिमाग के साथ खेल रही है। तभी अंधेरे के बीच से किसी के धीमे धीमे चलने की आवाज आई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा पीयूष उनकी तरफ पैदल चलते हुए आ रहा था। वो बिल्कुल साफ सुथरा था। उसके कपड़ों पर खून का एक कतरा भी नहीं था और वो बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, जैसे पिछले 1 घंटे में कुछ हुआ ही ना हो। पीयूष ने पास आकर बड़े ही ठंडे और सामान्य ढंग से कहा, अबे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? टॉर्च लेकर इधर उधर कहाँ भाग रहे हो? मैं कब से तुम सबको आग के पास खोज रहा हूँ। चलो, बहुत देर हो गई, अब घर चलते हैं। मोहन और आदित्य पत्थर के बुत बन गए। मोहन की जुबान पूरी तरह लड़खड़ाने लगी। पीयूष, तू यहाँ कैसे? हमने तो अभी उस नर्क जैसे खंडहर में देखा कि तेरा सर उस चुड़ैल के हाथ में था, खून गिर रहा था। पीयूष जोर से एक अजीब सा ठहाका मारकर हंसने लगा। अबे क्या पी रखी है क्या तुम दोनों ने? कौन सी चुड़ैल, कौन सा सर? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। ये देखो मेरा सर, मेरी गर्दन पर ही है। तुम लोग शायद इस सन्नाटे से डर गए हो और मति भ्रम हो रहा है। अबे बताया तो था, पेट खराब था तो वन करने गया था। तुम लोग तो छोटी सी बात का बतंगर बना देते हो। चलो, गाड़ी उस तरफ खड़ी है। झूठ मत बोल, तू पीयूष नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक भयानक औरत तुझे घसीट कर ले गई थी। हमने तेरी रूह कपा देने वाली चीख सुनी थी। तू क्या है? पीयूष का चेहरा अचानक से पूरी तरह भावहीन हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे गायब होने लगीं और वे पूरी तरह सफेद और पथरीली पड़ गईं। उसने मोहन की ओर देखा और एक भारी गूंजती हुई आवाज में बोला, जिसे सुनकर पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे। मोहन, तू जिस पीयूष को जानता है वो तो कब का मिट्टी में मिल चुका है, और तू खुद को मोहन समझ रहा है। तू कौन है? आदित्य ने झटके से अपने बगल में खड़े मोहन की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहन गायब था। उसकी जगह वही बिना सर वाली भयानक औरत खड़ी थी। ये क्या माया जाल है? कभी पीयूष गायब होता है, कभी मोहन। तुम हो कौन और हमसे क्या चाहती हो? हमें क्यों तरपा रही हो? इस जंगल का एक ही कानून है, जो यहां कदम रखेगा वो यहीं का होकर रह जाएगा। सदियों से किसी ने इस सीमा को पार नहीं किया, लेकिन तुम्हारी दोस्ती और बहादुरी देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। अगर तुम अपनी जान की भीख चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। मेरा असली शरीर, जो वर्षों पहले यहां के ग्रामीणों ने जिंदा दफन कर दिया था, उसे ढूंढकर जलाना होगा। जब तक मेरी हड्डियां राख नहीं होती, मैं आजाद नहीं हो सकती। पर याद रखना, वो तुम्हें इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। आदित्य अब समझ गया था कि ये सब उसे डराने और भटकाने के लिए किया जा रहा है। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपना दिमाग ठंडा किया। उसे अचानक याद आया कि उस खंडहर में एक छोटा सा कमरा ऐसा था जो भारी लोहे की जंजीरों से बाहर से बंद था, और वहां से सबसे ज्यादा सड़न वाली बदबू आ रही थी। उसने हवा में कहा, पीयूष, मोहन, अगर तुम कहीं भी जीवित हो या तुम्हारी आत्मा सुन रही है तो सुन लो, मैं तुम्हें इस नर्क से बचा कर रहूंगा। पीयूष, वो तो अब मेरी ताकत बन चुका है। उसकी आत्मा अब मेरी कैद में हमेशा के लिए तड़पेगी। आदित्य को अब पूरा यकीन हो गया था कि मोहन भी शायद उसी खंडर में बेहोश या किसी मायाजाल में फंसा है। वो बिना पीछे मुड़े वापस उस खौफनाक खंडर की ओर भागा। अंदर पहुंचते ही उसने उस बंद कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा रूह कपा देने वाला था। छत से एक बहुत ही पुराना काला पड़ चुका इंसानी कंकाल लटका हुआ था, जिसके गले में अभी भी वही श्रापित माला थी। वो कंकाल लोहे की मोटी जंजीरों से बंधा था। कमरे के अंधेरे कोने में मोहन बेहोश पड़ा था। उसका शरीर पीला पड़ चुका था। तभी वो चुड़ैल दीवार को फाड़कर बिजली की तेजी से अंदर आई। मान गई तुझे लड़के, तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है।
तूने मेरा असली वजूद ढूंढ लिया। पर तू इस कंकाल को जलाएगा कैसे? तेरे पास तो आग भी नहीं है और माचिस तो तुम बाहर ही छोड़ आए हो। उसने हाथ का एक क्रूर इशारा किया और आदित्य किसी अदृश्य ताकत के झटके से हवा में 5 फीट ऊपर उड़ गया और पीछे की पत्थर की दीवार से जा टकराया। तभी पीछे से मोहन को हल्का सा होश आया। वो कराहते हुए लड़खड़ा कर उठा। आदित्य ने अपनी सारी बची कुची ताकत लगाकर चिल्लाया, मोहन, हिम्मत मत हार। तेरी जैकेट की अंदर वाली जेब में वो जिप्पो लाइटर है जो तूने पिछले महीने खरीदा था। उसे जल्दी निकाल। इस कंकाल को आग लगा दे, वरना ये हमें कच्चा चबा जाएगी। यही आखिरी रास्ता है। चुड़ैल एक डरावनी चीख के साथ मोहन की तरफ झपटी। उसके लंबे काले नाखून मोहन के गले को चीरने ही वाले थे कि मोहन ने फुर्ती से अपना लाइटर निकाला, उसे रगड़ा और उसकी सुनहरी लौ को सीधे उस लटके हुए कंकाल के पुराने, सूखे और तेल से सने कपड़ों पर लगा दिया। जैसे ही आग की पहली लपट ने कंकाल को छुआ, पूरे खंडर में एक ऐसी चीख गूंजी जैसे हजारों रूहें एक साथ नर्क की आग में जल रही हों। वो चुड़ैल भी हवा में छटपटाने लगी और आग की लपटें उसके रूहानी शरीर को भी जलाने लगी। उसकी आकृति धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगी। जाते जाते उसने अपनी जलती हुई उंगली आदित्य की ओर तानी और आखिरी बार भारी आवाज में बोली, तुम जीत कर भी हार गई। मैंने तुम्हारे एक दोस्त को हमेशा के लिए छीन लिया है। उसकी रूह अब इस जंगल की नई रखवाली करेगी। मैं वापस आऊंगी जब भी कोई नया राही इस रास्ते से भटकेगा। मेरी भूख फिर जागेगी। एक जोरदार धमाका हुआ और सारा धुआं छट गया। सब कुछ अचानक शांत हो गया। आग बुझ चुकी थी और वो खंडहर अब सिर्फ एक सामान्य पुराना टूटा हुआ घर लग रहा था। कोई जादुई ताकत वहां से खत्म हो चुकी थी। मोहन और लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। जंगल में अब पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। उन्हें अपनी गाड़ी भी वहीं खड़ी मिल गई जहां उन्होंने छोड़ी थी। वे मौत के मुंह से बच तो गए थे, लेकिन पीयूष